जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो का स्टार्टिंग का जो फेज होगा उसमें हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में। रिमेनिंग पोर्शन में हम लोग ओम्स लॉ के आज स्केलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सो गाइज आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में टिल एंड तक बने रहिए जिससे आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो गाइस चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर वायर है। अब ये चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों आया कहाँ से? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पुटअप होता है। सो बच्चों देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करिए आप कि आपको समझना होगा कि करंट जो है उसका डायरेक्शन आपको बताया गया था कि करंट का जो फ्लो होता है बच्चों निगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बच्चों इस तरफ है तो करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ बह रहा है, ये आई हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर बह रहा है तो करंट भी आपका इधर ही बहेगा। तो ये हो गई बात पॉजिटिव चार्ज की और करंट की। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर और वेक्टर होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक बेसिक सी चीज़ उसको डिफ्रेंशिएट कर देती है और वो है डायरेक्शन। हमें पता है जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है उनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उनमें किसी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें बच्चों मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी देखने को मिलती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 किलो आलू दे दीजिए तो मुझे उसमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप मुझे 5 किलो आलू नॉर्थ साइड में दे दीजिए, या मेरा वज़न 50 किलो है, मेरा वज़न 50 किलो साउथ की तरफ है, ऐसे नहीं बोलते हैं। दैट मीन्स वेट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको एक पर्सन से मिलने जाना है और जहां मैं खड़ा हूं यहां से आपके 3 किलोमीटर आपको दूर जाना है। 3 किलोमीटर किधर जाएंगे? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वहां मुझे डायरेक्शन भी आपको बतानी होगी। दैट मीन्स आपका जो मूवमेंट होगा वो एक तरह की बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसमें आपको मैग्नीट्यूड तो मिलता ही है, साथ में इस एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। सो गाइज अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ का यूज करना होगा। मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर 3 एम्पेयर का करंट है और यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट है। सो बच्चों इसका जो आउटपुट है, जो आर रिजल्ट निकल के आना चाहिए, अगर मैं इसको ए दे दूँ नेम और इसको बी दे दूँ तो आर की वैल्यू बच्चों किस फॉर्मूले से निकलेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इवन देन अगर मैं थीटा को 90 भी एज्यूम कर लूँ तो आपको पता है कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एट मीन्स कॉस 90, और कॉस 90 जो कि 0 होता है तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट मीन्स 5 एम्पेयर। सो करंट जो यहाँ पे बच्चों निकल के आना चाहिए वो कितना आना चाहिए था? 5 एम्पियर। लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसको स्टडी करा तो उन्हें पता चला कि ये 5 एम्पियर नहीं आया, ये 7 एम्पियर निकल के आया, 7 एम्पियर। सो गाइज इससे जवाब ये मिला कि जो करंट होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। कुछ बुकों में इसको ना तो वेक्टर और ना ही स्केलर कहा है, टेंसर कहा गया है, लेकिन आप उसको भी सही मान सकते हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिहेव कर रहा है एज अ स्केलर क्वांटिटी। सो गाइज हमें एक ऐसी क्वांटिटी की ज़रूरत थी जो करंट को रिप्रेजेंट करे, मीन्स करंट जैसी ही हो लेकिन वो इस तरह से स्केलर ना हो, वो वेक्टर हो, और उसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों कौन करेगा? चार्ज डेंसिटी या धारा घनत्व। तो बच्चों हम लोग इसका अब डेरिवेशन करेंगे। अभी तक हम लोग बैकग्राउंड समझ रहे थे कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसको। तो इसको समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या करंट का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में है। हमें एज्यूम करना होगा एक यहाँ पर एरिया
हम ये मान लेते हैं कि ये जो एरिया हमने लिया इसमें वो ए है, इसका एरिया, ये जो हमने प्लेन लिया है उसका एरिया क्या है, ए है, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है बच्चों इस हमारे कंडक्टर में वो कितना फ्लो हो रहा है, आई। सो बच्चों जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द आई बाई ए। चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू बच्चों क्या निकल के आता है हमारा, आई बाई ए निकल के आता है। अब ये हमारा आई बाई ए तो निकल आया, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों, हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। अब यहाँ समझनी होगी बात की अभी स्केलर ही बना हुआ है, वेक्टर की तो बात हुई नहीं अभी, लेकिन ये जब भी प्लेन लिया जाएगा उसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट होगा। दैट मीन्स अगर करंट का फ्लो इधर की ओर हो रहा है तो प्लेन उसके जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो यहाँ पर बच्चों जो आई हो गया और ये मेरा क्या हो गया, प्लेन। तो जो आप एरिया लेंगे, जो प्लेन लेंगे वो परपेंडिकुलर होगा किसके बच्चों, करंट। मींस डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, फ्री आपकी फिक्स हो गई, और ये क्या बन गया आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। क्या बच्चों प्लेन हरदम ऐसे ही होगा, क्या वो किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। चलिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि प्लेन इस तरह से झुका हुआ है, इस तरह से झुक गया, थोड़ा सा मैं और झुका देता हूं इसको। बच्चे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये अब देखिए जो ये प्लेन बच्चों बना हुआ है, जहां मैं ये रेड लाइन हटा दे रहा हूं उसके बीच से। अब इस प्लेन को आप देखिए, क्या ये प्लेन और ये प्लेन दोनों के लिए चार्ज डेंसिटी एक जैसी होगी। आप कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो डायरेक्शन है वो देखिए बच्चों एंगल बना लिया उसने। जो प्लेन है वो कितना झुक गया है, थीटा पे। अभी हम लोगों ने प्लेन कैसा लिया था, ऐसा। अब वो कितने एंगल पे बच्चों झुक गया, जाके थीटा पे झुक गया। ये प्लेन जब थीटा पे झुक जाता है तो उस समय वैल्यू जो जे की है वो आई बाई ए नहीं होती है। उस समय हमें इस एरिया का एरिया वेक्टर लेना होता है। जो हम यहां पर ए ले रहे हैं वहां ए ना लेके एरिया वेक्टर लेना होता है। मैं इसको डिनोट भी कर दे रहा हूं। इफ प्लेन इज नॉट परपेंडिकुलर, इफ प्लेन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट, अगर मान लीजिए करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं है, अगर जो प्लेन है वो आपके एरिया के फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं है, देन वी शुड टेक एरिया वेक्टर। अब ये समझना होगा आपको, एरिया वेक्टर इन प्लेस ऑफ ए। तो ये लाइन बच्चों आपके बहुत काम आने वाली है कि अगर मान लीजिए प्लेन परपेंडिकुलर है तब तो हमें क्या फॉर्मूला लेना है, J इज इक्वल टू आई बाई ए। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ना होने कंडीशन में देन वी शुड टेक एरिया वेक्टर इन प्लेस ऑफ ए। तो हम अब लिखेंगे चार्ज डेंसिटी बच्चों निकालेंगे और क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। सो गाइज ये हमारा चार्ज डेंसिटी का नया फॉर्मूला बन जाएगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे अभी भी वेक्टर तो आया नहीं, आप वेक्टर बोल रहे हैं। तो बच्चों सब्र का फल मीठा होता है और अब देखिए मीठा फल आने वाला है। तो बच्चों ये ए कॉस थीटा आपका डिवाइड में इधर कहाँ पे आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल के आ जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब आप देखें तो ये ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा को शो कर रहा है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दैट मीन्स इसको हटा के हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वेक्टर जे और क्या लिखेंगे डॉट वेक्टर ए। तो बच्चों ये जो हमारा निकल के आया फॉर्मूला आई इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब ये देख रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। दैट मीन्स जो वेक्टर फॉर्म
दैट मीन्स जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम जे का यहाँ पर यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। आप देखें तो इसका यूनिट जो निकल के आएगा, आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है आई, और आई का बच्चों क्या होता है, एम्पियर, और नीचे लिखा है एरिया, एरिया का बच्चों क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या निकल के आया, एम्पियर प्लस एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर इसका बच्चों हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो एम्पियर का बच्चों हो जाएगा ए, आई का हो जाएगा ए, और बच्चों नीचे देखें तो लिखा हुआ है एरिया, एरिया का बच्चों क्या होता है, एल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा इसका, एल टू द पावर -2 इंटू ए। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों निकल आया। एक खास बात ध्यान देनी होगी कि ये पूरे एक कंडक्टर का कैरेक्टर है, इसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, अगला पॉइंट डाल के। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम अगर देखें तो हमें क्या मिलेंगी, डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पार्ट। तो हमें अलग अलग वैल्यू देखने की मिलेंगी अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना। ये आपको नोट कर लेना चाहिए अगला पॉइंट। सो बच्चों आप इतने को अभी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, और इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ का, बेसिक बात करेंगे, और इसका फिर हम लोग सेकंड प्रपोर्शन देखेंगे ओम्स लॉ, जहाँ पर हम इसके वेक्टर फॉर्म और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डेरिवेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको पहले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लें, जिससे सेकंड पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा सेकंड पार्ट का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बच्चों ओम्स लॉ क्या स्टेटमेंट देते हैं, ओम्स लॉ क्या स्टेटमेंट देते हैं ओम, वो कहते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है आपके पास और आपने उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये हो गया आपका कंडक्टर, और यहाँ पर आपने इसमें लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, तो इसमें बच्चों क्या बहने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट हम मान लेते हैं इसमें आई फ्लो होने लगेगा, यहाँ आई करंट फ्लो होने लगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस कंडक्टर की कुछ फिजिकल कंडीशन, कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन, जैसे हम टेम्परेचर को ना बदलें, हम प्रेशर को ना बदलें, हम ह्यूमिडिटी को ना बदलें, इन फिजिकल कंडीशंस को अगर हम ना बदलें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम ने ये पाया कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ऑलवेज किसके कांस्टेंट होता है, करंट के कांस्टेंट होता है। वोल्टेज डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू द आई इंटू आर हो जाता है। जो आर है बच्चों ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्या आर एज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सो इसका जवाब गाइज यस भी हो सकता है और ना भी हम बोलेंगे। समटाइम्स यस और समटाइम्स नो। समटाइम्स यस कब बोलेंगे, यस फॉर ओमी कंडक्टर, और नो फॉर नॉन ओमी कंडक्टर्स। जो ओमीय कंडक्टर्स हैं वो हरदम उनके लिए आर की वैल्यू फिक्स बनी रहेगी, और जो नॉन ओमी है, जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते, उनके लिए आर की वैल्यू हरदम फिक्स नहीं होगी। सो गाइज जिनके लिए नहीं फिक्स होगी उनके बारे में क्या बात करें। सो आपके यहाँ जो हमारे आपके कोर्स में है लगभग 80% to 90% ऐसे ही हैं जो आपके ओमी हैं। 80 to 90% हमारे यहाँ जो कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं वो ओमीय कंडक्टर है, दैट मीन्स वो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू जो होती फिक्स होती है। आर की वैल्यू टेम्परेचर वगैरह के साथ वैरी करती है, इसी वजह से ओम ने बोला था कि टेम्परेचर को और प्रेशर वगैरह को आपको फिक्स रखना है। सो गाइज V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर आ जाता है। जो आर आया है इसको हम आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस। सो गैस ये यहाँ पे R जो आया है वो रेजिस्टेंस आया है। अब ये जो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके सामने बोर्ड पे हो गया है, ये आपका बच्चों ओमीय सर्किट्स के लिए है। और दूसरी बात, ये जो लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओमीय कंडक्टर्स के अलावा इन कंडीशंस को जब आप लेके चलेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें बच्चों तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/I निकल आएगा। सो अगर हम R की वैल्यू के लिए हम लोग यूनिट देखना चाहें तो बोलेंगे क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो ये इसकी R की यूनिट होती है। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, हम लोग I के बीच में और डेल्टा V के बीच में, तो हम देखते हैं हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर हमको एज यूजुअल स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलती है। अब इसके किसी पॉइंट पे हम ये मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर। सो अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो tan थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी I/ΔV। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यू है इसको आप चाहें तो आप V/I करके हम चाहें तो इसको ΔV tan थीटा इज इक्वल टू V/I, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू V/I, और इसको हम क्या मानेंगे, V/I को एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट बच्चों हमारा कौन होगा, R होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात हमारी ये होगी बच्चों कि ये जब आप R ले रहे हैं और ये जो ओम्स लॉ है वो अभी बच्चों स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम थोड़ा सा आपको एक हिंट केवल दे सकते हैं कि वो चेंज होके क्या आएगा। इसका कंप्लीट डेरिवेशन हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जाके देखेंगे, वहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ΔV लिखिए, V लिखिए, V इज इक्वल टू IR। बच्चों अभी हमने बात की थी कि I को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा फिजिकल यूनिट है जो I को रिप्रेजेंट करे और स्केलर ना हो, वेक्टर हो, तो अभी आपने बताया J होता है। उसी तरह से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है जिसको हम ΔV बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी फिजिकल यूनिट जो स्केलर ना हो, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एक हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो वेक्टर हो और इसको रिप्रेजेंट करे। तो बच्चों वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड E। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रहेंगे रेजिस्टिविटी रो। तो क्या हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू J इंटू रो। ये हमारा इसका स्केलर से वेक्टर फॉर्म में चेंजमेंट हो गया है। आपने अगर पढ़ा हो कंडक्टिविटी, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी की जगह पे हम लोग लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। इसको हम रो को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/रो। इधर क्या बचा हमारा J, 1/रो की जगह में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा लिख सकते हैं। तो हमारा क्या निकल आएगा, J वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जगह में हो जाएगा E वेक्टर क्रॉस सिग्मा। तो बच्चों ये ओम्स लॉ का जो है वो वेक्टर फॉर्म है। अभी ये वेक्टर फॉर्म हमने सिंपली लिख दिया है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जाके देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने ओम्स लॉ का जो बेसिक फॉर्म था उस बेसिक फॉर्म के बारे में बात की है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात किया, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, व्हाट इज मीन बाय द करंट डेंसिटी। सेकंड आपको क्या पढ़ना होगा, ओम्स लॉ जो काफ़ी जल्दी हो गया। और थर्ड आपको ओम्स लॉ का क्या पढ़ना होगा बच्चों, वेक्टर फॉर्म पढ़ना होगा। ये तीन चीज़ें बच्चों आपको अभी इस वीडियो लेक्चर में तैयार करनी होंगी। नेक्स्ट वीडियो जब आने वाला होगा तो वहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का जो है वो डेरिवेशन देखेंगे। और डेरिवेशन किससे देखेंगे, बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो डेरिवेशन अगले वीडियो में आएगा। उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर आपको लगता है इस चैनल में किसी तरह के सुधार की जरूरत है, क्योंकि ये चैनल बनाया ही गया है आप सभी के लिए, तो इसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो इसको बनाने का जो हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई कमी भी रह जा रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग योर एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन।